स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 6 पढ़ा था कि कैसे धीरे धीरे नई नई आइडियोलॉजीज़ आनी शुरू हुई। बुद्ध और जैन धर्म ने कैसे अपनी नई टीचिंग लोगों तक पहुंचाई, कैसे उन्होंने बताया कि लाइफ को जीने का सही तरीका क्या है, किस किन रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए लाइफ में। वो सब चीज़ें कैसे हमने सीखी उस चैप्टर में, क्योंकि धीरे धीरे कहीं ना कहीं ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा था, नए नए आइडियाज़ आ रहे थे, चेंजेस आ रहे थे। तो ऐसे ही हम चेंजेस देखेंगे आगे इस चैप्टर में भी। तो ये चैप्टर 7 हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्रॉम अ किंगडम टू एन एम्पायर। कैसे किंगडम जो है वो एम्पायर्स में परिवर्तित हुई। पहले छोटी छोटी किंगडम्स हुआ करती थी, उनके राजा हुआ करते थे और वो छोटे छोटे पार्ट्स में बिखरी हुई थी। और उनके जो राजा थे उन्हें मतलब एक तरह से राजा का जो राज्य हुआ करता था उसे किंगडम कहा जाता था। लेकिन अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एम्पायर की। एम्पायर जो थी वो बहुत सारी किंगडम्स को मिलाकर बनी थी। और एम्पायर का मतलब ये था कि जैसे कोई एक सम्राट है और उन्होंने बहुत सारी किंगडम्स को एक्वायर किया हुआ है, और उसको सभी को मिलाकर बनती थी एम्पायर, जिसका जिसका जो राजा हुआ करता था उसे सम्राट कहा जाता था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको ब्रीफ में कुछ समझा दिया है, बाकी आगे हम चैप्टर में ये समझेंगे। The lions that we see on our notes and coins have a long history. जो lions आप ये पिक्चर में भी देख रहे हैं, जिनको हम अपने नोट्स अपनी करेंसी पर देखते हैं, इनकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। They were carved in stone and placed on a top of a massive stone pillar. एक बहुत बड़ा पत्थर का एक पिलर है जिसके ऊपर इनको एक तरह से उभारा गया है, उकेरा गया है, पत्थर की वजह तराशा गया है। और ये एक बहुत बड़ा स्टोन का पिलर है। कहाँ पर है ये? सारनाथ में। ठीक है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री and on his instructions inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अशोका के बारे में मैंने आपको पहले की भी कई वीडियोस में बताया है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। वो मौर्यन डायनेस्टी का सबसे ग्रेट रूलर रहा है अशोका। और उन्होंने अपने जो इंस्ट्रक्शंस मतलब जो अपने वो इंस्ट्रक्शंस लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, उन्होंने उसको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं एक तरह से, जिनको पत्थरों पर लिखा जाता है, उसके थ्रू उन्होंने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अपने मैसेजेस को उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया, उन रॉक सरफेसेस पर लिखवाया, बड़े बड़े पिलर्स पर लिखवाया और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश की। सो बिफोर वी फाइंड आउट व्हाट वाज रिटन इन दीज इंस्क्रिप्शंस, पहले हम ये जान लेते हैं कि किंगडम को एम्पायर कैसे कहा जाने लगा। ठीक है। द एम्पायर दैट अशोका रूल वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। ये वो एम्पायर जिसको अशोका रूल कर रहा था, उसको किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैसे कि आप जानते हैं जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि जो वैदिक एज है उसके काफ़ी जब एंड पीरियड आ गया था, तो उसके बाद जो है कई डायनेस्टीज निकल कर आई, जैसे कि हर्यंका डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, और उसके बाद आई मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यंस जो थे इन्होंने बहुत बड़ी वास्ट एम्पायर बनाई। कहीं ना कहीं इनका एम था कि ये एक बहुत बड़ा अखंड भारत बनाना चाहते हैं, पूरा भारत एक हो, यहाँ पर कोई छोटे छोटे राजा ना हो, सिर्फ एक राजा हो, मोनार्की हो और वो पूरे देश को चलाए। कुछ इस तरह के एम के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की नींव रखी थी। और उनको सपोर्ट किया गया था उनके गुरु चाणक्य के द्वारा, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। और उनके जो आइडियाज़ हैं वो अर्थशास्त्र बुक में आपको मिलेंगे, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। इस एम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थी। इसके अंदर कुछ फेमस सिटीज़ आप बता सकते हैं, जैसे कि हम पाटलिपुत्र जो इनकी राजधानी थी, तक्षशिला जो इस वक्त पाकिस्तान में पड़ती है, उज्जैन जो इस वक्त मध्य प्रदेश में है, ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ थी। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तक्षशिला को एक तरह से हम नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया इधर से आ रहा है, इसका हम गेटवे समझ सकते हैं। तक्षशिला एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और एक तरह से जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो यहीं से भारत में एंटर हुए थे, इसी रूट से ही। ठीक है। और इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये उज्जैन जो है नॉर्थ से साउथ जाने वाले रूट पर पड़ता था। ठीक है। मर्चेंट, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन्स प्रॉब्ली लिव्ड इन दी सिटीज़। मोस्टली जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन होते थे, वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। जो बाकी एरियाज थे कई, वहाँ पर किसान रहा करते थे, चरवाहे जो है ये रहा करते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल एशिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है। कई
फॉरेस्ट वाले एरिया भी थे। मतलब आप देखो, जैसे कि अभी भी आपको कई जगहों पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग जो ट्राइब्स होती हैं जंगलों में रहती हैं, और वो एक तरह से आज भी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हंटर गैदरर्स की तरह रहते हैं और जानवरों को हंट करते हैं, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उस पर डिपेंड करते हैं। तो उस टाइम भी ऐसी चीज़ें थी कि कई बड़ी बड़ी सिटीज़ तो बहुत डेवलप हो गई थी, लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन कई एरियाज फिर भी ऐसे थे जहाँ पर लोग फॉरेस्ट से ही अपना खाना जुटाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, ये सब चीज़ें की जाती थी। और ये एम्पायर इतनी वास्ट थी कि, कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोली जाती थी। ठीक है, ये देखो आप, ये मौर्यन एम्पायर देख सकते हैं ना, काफ़ी हद तक कि जो इसका एरिया था वो वास्ट था। यहाँ से आप ये लगा सकते, ठीक है। सो दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड वॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। ठीक है, अब ये एम्पायर्स जो थी वो किंगडम से अलग कैसे थी? एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। ठीक है, एम्पायर मतलब जो होते हैं सम्राट, उन्हें ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी इन कंपैरिजन टू राजा। ठीक है, क्योंकि उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत बड़ी थी किंगडम से। किंगडम अगर ये है तो एम्पायर ये हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं एक एरिया का बहुत बड़ा फर्क था। तो इतने बड़े एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी आर्मी की भी ज़रूरत पड़ती थी। सो दे ऑल्सो नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत पड़ती थी जो टैक्सेस को कलेक्ट करें। रूलिंग द एम्पायर, एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। जो एम्पायर थी वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि पूरी एम्पायर के ऊपर सेम तरीके से रूल करना तो आसान नहीं था, तो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह से रूल किया जाता था। जैसे कि जो एरिया था पाटलिपुत्र के आसपास का, क्योंकि वो कैपिटल थी, तो ऑब्वियसली कैपिटल में ही राजा रहता है, तो वहाँ पर तो डायरेक्ट कंट्रोल था सम्राट का। दिस मीन दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स हु लिव्ड इन विलेजेस एंड टाउन्स इन द एरिया। जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था, जो एक तरह से मुगल एम्पायर की जो कैपिटल थी, वहाँ पर तो ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था जो टैक्सेस जाके कलेक्ट करते थे किसानों से, और हार्डर्स मतलब जो चरवाहे होते हैं उनसे, क्राफ्ट पर्सन से, और ट्रेडर्स जो व्यापारी वगैरह होते हैं इन सब से। ऑफिशियल्स उन लोगों को पनिश भी करते थे जो रूलर की ऑर्डर्स को नहीं मानते थे, और इन ऑफिशियल्स को सैलरी दी जाती थी। और कई ऐसे मैसेंजर्स भी थे जो इधर उधर जाकर मैसेजेस, जिनको राजा के समय में खबरी कहा जाता था, जो मतलब खबरें ढूंढ ढूंढ कर लाते थे और राजा तक पहुंचाते थे। और यहाँ तक कि राजा ने जिन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया हुआ था वो कोई ऐसा भ्रष्टता ना करें, ठीक है, कोई धोखाधड़ी ना करें, इसलिए उनके ऊपर भी स्पाई लगाए जाते थे। ठीक है, जो उनके ऊपर नजरें रखते थे कि वो राजा के दिए हुए काम को ठीक से कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एम्पायर जो होता था, मतलब जो सम्राट होता था, वो इन सभी को सुपरवाइज करता था। ठीक है, कैसे सुपरवाइज करता था? वो अपनी फैमिली मेंबर्स के हेल्प के थ्रू, और जो बाकी सीनियर जो मंत्री हुआ करते थे उनके थ्रू। सो देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, अब कई अलग अलग एरियाज भी थे, एंड ईच ऑफ दीज वर रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला और उज्जैन। तो इनको अब प्रोविंशियल कैपिटल, जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन भी एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी सिटीज थी मौर्यन एम्पायर की, तो वहाँ से भी इन जो प्रोविंशियल एरियाज होते, जैसे प्रोविंशियल कैपिटल थी तक्षशिला और उज्जैन, तो उनके थ्रू भी ये काम किए जाते थे। ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर, लोकल कस्टम एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड। सो मतलब कहीं ना कहीं एक पाटलिपुत्र की तरफ से भी एक कंट्रोल होता था। अगर आप आज के टाइम में सोचें तो देखिए, राजा बैठा है पटना में, ठीक है, पाटलिपुत्र जो आज पटना है, तो राजा है पटना में और उसकी प्रजा कहाँ तक फैली हुई है? पाकिस्तान तक। तो वो इतनी दूर तक, वो भी उस टाइम में जब कोई कम्युनिकेशन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इतनी दूर तक कंट्रोल करना आसान नहीं था। तो राजा जो है वो अपने जो मतलब फैमिली के ही जो एक तरह से रॉयल जो लोग होते थे, वो एज ए गवर्नर्स वहाँ पर अपॉइंट करता था, उन लोगों को भेजता था। मतलब इतनी दूर तक कंट्रोल करना आसान नहीं था, बट स्टिल मौर्यन एम्पायर जो है वो काफ़ी सालों तक, मतलब कई 1 2 3 सदियों तक जो है वो खड़ी रही। So beside there were vast areas between these centers. Here the Mauryans tried to control roads and rivers. अब देखो, बहुत वास्ट एरिया था एक तरह से इन सेंटर्स में। तो जो मॉरियंस हैं उन्होंने रोड्स और रिवर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ट्रांसपोर्ट के लिए, और एक तरह से एंड टू कलेक्ट वट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। और उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, अब देखो, आपको एक कहीं ना कहीं एक रास्ते की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम जो रिवर्स होती थी वो बहुत बड़ा साधन होती थी ट्रांसपोर्ट का, चीज़ों को लाने के लिए। तो वो रिसोर्सेज वगैरह कलेक्ट करने के लिए
अब कई लोग ऐसे होते थे जो टैक्स टैक्स की जगह ट्रिब्यूट दिया करते थे, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं रोड्स और रिवर्स के ऊपर मॉरियंस ने काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र हमें ये बताती है, जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया था वो ब्लैंकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब देखो, कई एरियाज ऐसे थे जो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस थे और वो चीज़ें जो है वो राजा तक पहुंचाई जाती थी। ये रिसोर्सेज थे एक तरह से, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इतना मनी का कुछ ऐसा नहीं था कि लोग पैसा ही दें, लोग चीज़ें भी देते थे, साधन भी देते थे। एंड साउथ इंडिया जो था वो अपने गोल्ड के लिए फेमस था, प्रीशियस स्टोन्स के लिए फेमस था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये रिसोर्सेज थे एज अ ट्रिब्यूट लोगों से कलेक्ट किए जाते थे। जहाँ से टैक्स नहीं लिया जाता था वहाँ से ये रिसोर्सेज कलेक्ट किए जाते थे। कई ऐसे फॉरेस्टेड रीजन्स भी थे, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता होगा कि वो लोग मतलब राजा को आर्मी के लिए एलिफेंट्स दें, ठीक है, लकड़ी दें, और जो हनी वगैरह होता है ये दें, ठीक है। ये सब मॉडर्न ऑफिशियल्स जो है यहाँ से कलेक्ट करते थे। अशोका, अ यूनिक रूलर। अशोका जो है वो बहुत फेमस रूलर है मौर्यन डायनेस्टी का। मौर्यन डायनेस्टी जिसकी स्थापना आपको मैंने बताया जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद जो है अ, इनके मतलब इनका एक बेटा था, इसका नाम है, एक मिनट मैं उनका नाम भूल गई, सॉरी। तो जो मोस्ट मतलब एक तरह से फेमस मौर्यन रूलर थे अशोका, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एक आप लगा सकते हैं पोते थे, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक, उनका नाम आई थिंक मैं आपको रिमेम्बर करके बताती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, थोड़ा अजीब सा नाम था उनका कुछ, चलिए छोड़े। सो ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ये पहला ऐसा रूलर था जो अपने मैसेजेस को लोगों को इंस्क्रिप्शंस के थ्रू पहुंचाने की उसने कोशिश की। मतलब मैंने आपको पहले बताया ना, उन्होंने अपने मैसेजेस को इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाया था, शिलालेखों पर लिखवाया था। एंड मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखो, जो मोस्टली जो अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो प्राकृत भाषा में ही लिखे गए थे, ठीक है। और वो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखेगा, जैसे कि आज हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो ऐसे ही उसके जो मतलब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे वो ब्राह्मी जो है उसमें स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। हाँ जी, मुझे याद आ गया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक, ठीक है। तो ये तीनों जो है फेमस रूलर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो मोस्ट फेमस रूलर जो है इसमें अशोका ही है। और तो उससे पहले अगर देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य है। सो अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अशोका की जो कलिंग वॉर है ना, ये एक तरह से बहुत ही हिस्टोरिकल वॉर मानी जाती है, बहुत फेमस वॉर है। इसकी वजह से अशोका की पूरी लाइफ एक तरह से चेंज हो गई, आप ये लगा सकते हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, ठीक है। कलिंगा जो है एक तरह से उड़ीसा में पड़ता है, और अशोका ने उस कलिंग को कंक्वायर करने के लिए जो है युद्ध किया था, ठीक है। बट उस युद्ध में अशोका जो है इसको देखकर इतना ज़्यादा हॉरिफाइड हुआ, जैसा कि उसने वहाँ पर जो वो खून खराबा देखा, इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतनी हिंसा हुई, ये सब चीज़ें देखी, उसकी वजह से अशोका के ऊपर एक बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से उसको अफेक्ट हुआ। एंड ही वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जिसने एक वॉर को जीतने के बाद, उसने उड़ीसा को जो वॉर हुई थी वो जीत ली थी, कलिंग वॉर वो जीत गया था, बट उसने गिव अप कर दिया कि इसके बाद अब मैं कोई कन्क्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसने जो इसमें खून खराबा देखा उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वट वॉज अशोका धम्म, अशोका का धम्म क्या था। अशोका धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गुड। धम्म जो है एक तरह से अशोका के कुछ मैसेजेस थे जो उसने इंस्पायर, एक तरह से वो इंस्पायर था बौद्ध धर्म से, तो उसने उन उन चीज़ों से इंस्पायर होकर अपने कुछ मैसेजेस जो हैं, अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था, जो सीख उसने कलिंग वॉर से ली थी। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं था कि आपको भगवान की पूजा करनी है या फिर कोई सेक्रीफाइस करना है, बस एक तरह से वो ये फील कर रहा था कि एक फादर ने जो थ्रू एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, तो वो अपने बच्चों को वो चीज़ सिखाना चाहता है कि हमें क्या करना है चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थ्रू आउट हिज एक्सपीरियंस वो लोगों को ही समझाना चाहता था। तो अपने धम्म के थ्रू उसने जो भी वो बुद्धा की टीचिंग से जो इंस्पायर हुआ था वो लोगों तक पहुंचाना चाहता था। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी
जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रबल देखनी पड़ी। जैसे कि एम्पायर के अंदर, अब देखो एम्पायर जब इतनी वास्ट थी, ठीक है, उसके अंदर बहुत अलग अलग धर्मों के लोग थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते थे। वो लोग एनिमल्स की बलि देते थे। स्लेव और जो सर्वेंट्स होते थे, कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ गलत बिहेव किया जाता था। लोगों के फैमिलीज़ के अंदर ही इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी। और कहीं ना कहीं अशोका ने ये चीज़ फील की कि इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने की ड्यूटी उसी की है। तो उसने क्या किया, उसने अपॉइंट किए कुछ ऑफिशियल्स, जिनको क्या कहा गया, धम्म महात्मा कहा गया, जो प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों को धम्म के बारे में बताते थे। धम्म जो था वो एक तरह से राजा की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको अपनी लाइफ में लाने चाहिए, ठीक है। सो बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेजेस इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, अशोका ने साथ के साथ जो अपने मैसेजेस हैं वो रॉक्स और पिलर्स पर भी छपवाए, उनको उस पर लिखवाया इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशियल्स, और अपने ऑफिशियल्स को ये कहा कि इन इन मतलब कि मैं अपने जो मैसेजेस हैं वो रॉक्स एंड पिलर्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, बट जो लोग इन मैसेजेस को नहीं पढ़ सकते, जो लोग पढ़ना नहीं जानते, आप लोग उन्हें इन्हें पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ तक कि उसने अपने जो मैसेंजर्स हैं, अपने इन आइडियाज़ को उसने अलग अलग जगहों तक फैलाने की कोशिश की। उसने अपने मैसेंजर्स को सीरिया, इजिप्ट, यहाँ तक कि ग्रीस तक भी भेजा। उसने अपने बेटे महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए। कहीं ना कहीं वो बुद्धिज़्म का ही प्रचार कर रहा था, बिकॉज ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम बुद्धिज़्म। तो उन्होंने रोड्स बनाए, क्या कहते हैं, वेल्स बनवाए, मतलब कुएं खुदवाए, और उन्होंने कई रेस्ट हाउसेस भी बनवाए। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसने काफ़ी चीज़ें की, और एनिमल्स के लिए भी उन्होंने ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो कहीं ना कहीं अशोका की पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो एक वाइज इंसान बनना चाहता था, अब लोगों का भला करना चाहता था, और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता था दूर दूर तक कि हमें लड़ाई नहीं करनी है, हमें एक दूसरे के प्रति काइंड रहना है, ठीक है। वो जो सीख उसने लाइफ से ली थी वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाना चाहता था। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एक पैराग्राफ है। तो हमने इसके अंदर कैसे पढ़ा कि जो कैसे जो अशोका है उसने अपने मैसेजेस जो है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आगे लोगों तक पहुंचाए, और कैसे उसने एक वास्ट एम्पायर जो है वो बिल्ड की। मौर्यन एम्पायर जो है अराउंड 2200 ईयर्स होगा, अराउंड 183 BC के आसपास जो मौर्यन एम्पायर काफ़ी हद तक कोलैप्स कर गई थी। उसका लास्ट रूलर था बृहद्रथ, और उसके बाद शुंग डायनेस्टी आई, और ऐसे ही काफ़ी छोटी छोटी डायनेस्टीज आई। कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर रहा जब तक गुप्ता डायनेस्टीज नहीं आ गई बीच में। कई जो हैं सेंट्रल एशियंस, एशिया से कई लोग आए, शकाज आए, ठीक है। कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, वो आया। तो मतलब काफ़ी रूलर्स आए जिन्होंने उस टाइम काफ़ी टाइम तक राज किया, और लगभग 500-600 साल तक लगभग ऐसी छोटी छोटी किंगडम्स आई, जब तक गुप्ता नहीं आ गए। गुप्ताज ने शकास को हराया, और उसके बाद गुप्ता का जो काल है वो कहीं ना कहीं एक गोल्डन एरा मानी जाती है हमारे भारत के लिए। और ऐसे ही हमारे भारत के कई एरियाज हैं, जैसे कि नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर गुप्ताज थे, और साउथ में कई अलग अलग डायनेस्टीज आई, जैसे कि जो है सातवाहन डायनेस्टी थी, उसने भी काफ़ी वेस्टर्न और जो हमारे सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पर रूल किया। सातवाहन किंगडम जो है वो भी लगभग 400-500 सालों तक उन्होंने राज किया, ठीक है। उसके बाद वक्तकाज आए, उन्होंने भी सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया पे राज किया, और कहीं ना कहीं साउदर्न एरिया जो था वहाँ पर चोल, चेर और पांड्याज ने राज किया। उसके बाद चालुक्याज आए और पल्लवाज आए। तो बहुत सारी अलग अलग किंगडम्स थी जो हमारे पूरे भारत, पूरे हमारे जो कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है, उसमें फैली हुई थी। नॉर्थन एरिया में अलग थी, सेंट्रल एरिया इंडिया में अलग थी, और साउदर्न इंडिया में अलग थी। बहुत सारी डायनेस्टीज आ गई हैं। तो आप धीरे धीरे इसको आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे चेंजेस आया, और इन डायनेस्टी जो ये बड़ी बड़ी एम्पायर्स आई हैं, जो किंगडम्स बनी हैं, इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, इनकी वजह से क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आज भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो हम आगे ये चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके तो आप ऐसे ही प्लीज़ मेरी वीडियोस को सपोर्ट करो, और मैं ऐसे ही नई नई वीडियोस अभी लेकर आती रहूँगी। जब अब पहले मैं ये एनसीईआरटी जो 6th क्लास की सीरीज़ है ये ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद मैं आगे जो है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आप लोगों को किस तरह की वीडियोस और चाहिए, तो मैं उसको भी लेकर आऊँगी। तो आप मुझे टॉपिक्स बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वक्त मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपना एक बेस क्लियर करना चाहते हो हिस्ट्री को लेकर, और कहीं ना कहीं सोशल साइंस को लेकर। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसे पढ़ लोगे ना तो आप
काफ़ी हद तक इस चीज़ को क्लियर कर लोगे अपनी जनरल नॉलेज को। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो 6 क्लास से लेकर कहीं ना 12th क्लास तक एनसीईआरटीज़ हैं, हम उसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आप लोग बस ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।